नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर। आज हम बीएस नेगी ऑब्जेक्टिव बुक की एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत यूनिट सेकंड जो खंड का भौगोलिक परिचय का चैप्टर 9 उत्तराखंड में वन शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम उत्तराखंड में वनों की स्थिति और वनों की प्रमुख विशेषताओं को पूरी तरह एग्जाम फोकस एमसीक्यू के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, सीधे सवालों के साथ आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो आया है हमारे पास कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम कितने प्रतिशत वन होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों के वन की बात कर रहा है ना, कि पर्वतीय क्षेत्रों में देखो, अब जो हमारी राष्ट्रीय वन नीति है ना, इसमें क्या कहा गया था कि आपके पर्वतीय क्षेत्रों में कितना होना चाहिए, मैदानी क्षेत्रों में कितना होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो आप थोड़ा नोट्स भी बनाते चलें, तो हमारे पास है कि देखो हमारी राष्ट्रीय वन नीति जो कब आई थी, आपकी राष्ट्रीय जो वन नीति है वो आई थी हमारी 1988 में। ठीक है, 1988 में ये आई थी। इसका पुनः जब अमेंडमेंट हुआ, जब इसमें संशोधन हुआ, तो वो जो अमेंडमेंट हुआ इसका, तो वो हुआ आपका 1998 में। ठीक है, तो इसमें एक बात कही गई थी, इसमें कहा गया था मुख्य रूप से कि जो पर्वतीय क्षेत्र है ना, जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में वन कितने प्रतिशत होना चाहिए। उसमें आया था कि 60 से 65% तक पर्वतीय क्षेत्रों में वन होने चाहिए। और अगर हम मैदानी क्षेत्रों में देखें तो मैदानी क्षेत्रों में कितना आता है आपका, मैदानी क्षेत्रों में 25% वन होने चाहिए। तो ये इसका आपका कॉन्सेप्ट रहा है। तो ये देखिए, अब ये क्या पूछ रहा है हमारे हमसे कि पर्वतीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन होने। तो अब देखो, पहला ऑप्शन है ए 55, तो ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 56 नहीं, 58 नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। क्यों होगा डी आंसर, क्योंकि क्या बताया था आपको कि कितना होना चाहिए मैदानी पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में 60 से 65% होना चाहिए। ठीक है, मैदानी में होना चाहिए 25%। कब आई थी राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में आई थी। तो अब इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक, इनमें से कोई नहीं। दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन है कि वृक्षों को उनके वैज्ञानिक नामों के अनुसार आप सुमिलित करना है। तो जो काफल है ना हमारा, तो काफल को क्या बोलते हैं, चीड़, बांज, देवदार। अब देखो, जो देवदार है, देवदार को तो देवदार का नाम ही उसमें जुड़ा हुआ है। देखो, सिड्रस देवदारा। तो ये तो आपका डी का तो 4 हो ही गया। अब 4 ढूंढिए आप, यहाँ है कहीं डी पे 4, देखो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो हम सीधे आंसर तक पहुंच चुके हैं। ऐसे ही करके आपको एग्जाम में भी देखना है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, 1 2 3 4। अब आप क्वेश्चन को और आंसर को देख लीजिए। तो जो काफल है, काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है, माइरिका एस्कुलेटा। और चीड़ का है आपका पाइनस रॉक्सबर्गी। बांज का है आपका क्वेरक्स ल्यूकोटाइकोफोरा। ठीक है, तो आपका यह सारे के सारे मेल खा रहे हैं, 1 2 3 4। तो आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस पुस्तक में उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा, क्या बॉटनिकल गार्डन एवं हिमालय को औषध भूमि नाम कहा गया है। तो किस में कहा गया है, ये आपका वानस्पतिक बगीचा किस में कहा गया है, चरक संहिता में। ठीक है, तो ये क्या, इसका आंसर क्या हो गया आपका, चरक संहिता। किसने लिखी थी, चरक ने लिखी थी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि उत्तराखंड में पौधरोपण नीति कब लागू की गई। अब क्या है कि पौधरोपण नीति की बात कर रहा है। इसमें क्या होना चाहिए, एक नीति बनाई गई कि पौधरोपण नीति, जिसमें समय समय के अनुसार हम उतना, हमारा एक टारगेट होगा कि हम इतने पौधे लगाएंगे, उसी बनाई गई। ठीक है, तो ये पौधरोपण नीति बनाई गई। कब बनाई गई आपकी, क्या 2004 में बनाई गई, नहीं। 2005 नहीं, ये बनाई गई आपकी 2006 में। तो ये इसका आंसर होना चाहिए आपका सी, 6 जून 2006 को हमारे प्रदेश में क्या बनी, पौधरोपण नीति लागू हुई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखें कि उत्तराखंड के प्रमुख पर्वतीय वृक्षों को उनके वैज्ञानिक नामों के साथ सुमिलित करना है। अब देखो, साल, रिंगाल, भांग और बेडू यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो साल को क्या बोलते हैं हम, साल को बोलते हैं सौरिया रोबस्टा। तो इस पे सौरिया रोबस्टा कहीं दिख रहा है आपको, हम, हाँ दिख रहा है साहब, ये 4 नंबर पे है आपका। ठीक है, इसके बाद देखो, रिंगाल को क्या बोलते हैं हम, कि किमोनो बमोसा फैलकाटा। तो ये हो गया इसका हो गया आपका 3। ठीक है, भांग को क्या बोलते हैं हम, भांग को बोलते हैं हम कैनाबिस सैटिवा। ठीक है, ये हो गया आपका 2। और बेडू को बोलते हैं हम फाइकस पाल्माटा। तो ये हो गया इसका आपका 1। तो ये 4 3 2 और 1 इसमें है कहीं, देखो 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो ये 2 जगहों पे आप हमारा आ रहा है। तो हम इसको बी भी मान सकते हैं और डी भी मान सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी और डी दोनों, क्योंकि इसके दोनों के दोनों आपके आंसर सेम टू सेम मेल खा रहे हैं। ठीक है, तो क्या फिर एक बार फिर आप रिवीजन देखो, साल का क्या है, सोरिया रोबस्टा। रिंगाल का क्या है, किमोनो बम्बूसा फेलकाटा। और भांग का है आपका कैनाबिस सैटिवा। और बेडू का है आपका फाइकस पाल्माटा। नेक्स्ट है आपका, देखो, कोणधारी वन का प्रमुख वृक्ष कौन सा है। अब ये किसकी बात कर रहा है, कोणधारी वन की बात कर रहा है। तो कोणधारी वन में कहाँ, जैसे कोणधारी वन में
कहाँ आएगा? हमारे कोणधारी वन कैसे होते हैं? ऐसे बिल्कुल, ठीक है। तो ये कहाँ आएंगे आपके? तो जो कोणधारी वन है उसमें आपने देखा होगा कि चीड़ का जो पेड़ है वो कोणधारी वन का प्रमुख वृक्ष माना जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? 6 का हो गया आपका बी आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तराखंड के प्रमुख पर्वतीय वृक्षों को उनके वैज्ञानिक नामों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, अभी देखो केदारपाती की बात कर रहा है, भीमल की बात कर रहा है, तिमला हो गया और तिमरू हो गया। ठीक, तो हमारा क्या है कि जो हम केदारपाती को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एस्केमिया लोरिया। तो इसमें देखो 4 कहीं पे एस्केमिया लोरिया दिख रहा है आपको, हाँ 4 नंबर पे दिख रहा है, तो इसका हो गया हमारा 4। अब 4 से देखो, 4 से 1 ये भी सही, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हमें ये हट गया हमारा। अब देखो भीमल जो है, भीमल को बोलते हैं हम ग्रेविया अपोजिटिफोलिया। ठीक है, ऑप्टिवा, तो इसका हो गया आपका 3। ठीक, आपका फिर इसके बाद तिमला को बोलते हैं हम फाइकस आरिकुलेटा, तो ये हो गया हमारा 2। और टिमरू को बोलते हैं जेंथा जाइलम अरमेटम, तो ये इसका हो गया 1। तो इसका हमको आंसर मिल गया ए। ठीक है, 4 3 2 1। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि जो केदारपाती है, केदारपाती को बोलेंगे हम एस्केमिया लोरिया। अब भीमल को बोलेंगे हम ग्रेविया अपोजिटिफोलिया। तिमला को बोलेंगे हम फाइकस आरिकुलेटा और टिमरू को बोलेंगे हम जेंथो जाइलम अरमेटम। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? ए मिल गया हमको। 4 3 2 1। नेक्स्ट है हमारा राज्य में मिलने वाले बांज, मोरू, खरसू वृक्ष किसकी प्रजाति है? अब देखो बांज हो गया आपका, मोरू हो गया, खरसू वृक्ष, तो ये याद भी रखना है, कभी पूछा जाएगा कि खरसू वृक्ष पाया जाता है कि नहीं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये किसकी प्रजाति हो जाएंगी? ये हमेशा किसकी प्रजाति होंगी? ओक की प्रजाति होंगी। तो ओक की प्रजाति कौन कौन सी? बांज, मोरू, खरसू। ठीक, नेक्स्ट है हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला वृक्ष जिसे बर्च कहा जाता है। तो बर्च किसको कहते हैं हम? तो बर्च हम किसको कहते हैं? बर्च बोलते हैं हम भोजपत्र को। ठीक है, भोजपत्र को, तो इसका आंसर हो गया आपका बी, भोजपत्र। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में जूफा नामक वनस्पति कहाँ मिली है? कौन सी वनस्पति? जूफा वनस्पति। तो ये मिली हमें नीलांग घाटी। नीलांग घाटी कहाँ है? उत्तरकाशी में है। ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है मैंने और बताया भी है कि जो नीलांग घाटी है, हमने जब देखे थे, हम घाटी वाला जब हमने चैप्टर करा था, दर्रों वाला चैप्टर करा था, तो वहाँ आपको मैंने ये बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। नेक्स्ट है हमारा देखो, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान किस जिले में स्थित है? कौन सा? सेवा निधि एवं पर्यावरण संरक्षण। तो ये कहाँ है हमारा? उत्तरकाशी में है क्या? नहीं। देहरादून नहीं, ये है हमारा अल्मोड़ा में। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए सी, नैनीताल भी नहीं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा देखो, वनों को उनकी ऊंचाई के इस संदर्भ में कूट के माध्यम से सुमेलित करना है हमें। उपोष्ण वन दिए गए हैं, कोणधारी वन दिए गए हैं, पर्वतीय शीतोष्ण वन दिए गए हैं और अल्पाइन झाड़ियां दी गई हैं। तो आपको पता है कि इसमें उपोष्ण कटिबंधीय वन कहाँ होंगे? या आपको हमने अभी जो ऋतु वाला चैप्टर करवाया था उसमें बहुत अच्छे से बताया था। उपोष्ण कटिबंधीय देखो शिवालिक वाली रेंज में आएगा। तो शिवालिक वाली रेंज कहाँ से आती है हमारी? लगभग 700 से 1200 के बीच आती है। तो इसका तो सीधा हो गया ना, हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब कोणधारी वन है, तो कोणधारी वन कहाँ पर आता है हमारा? तो कोणधारी वन आएगा हमारा उसके बाद, हमने देखा होगा ना शिवालिक की रेंज के बाद जहाँ लघु हिमालय स्टार्ट होता है वहाँ हमारा कोणधारी वन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका तो हो गया आपका देखो 2, इसका हो गया आपका 1। ढूंढिए यहाँ 2 और 1, 1 2 यहाँ आ रहा है, 4 3 यहाँ आ रहा है, 1 2 यहाँ आ रहा है, 4 2। ठीक है, आपको 2 चीज़ इसमें याद है, आपको आंसर तक आप पहुंच गए। पर आपको अभी जिस समय अगर हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं तो आपको सब चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी ये 2 आए हैं आपके पास, क्या पता दूसरे वाले एग्जाम में आपको ये 2 आते होंगे तो तब भी आपका आंसर निकल आएगा। तो इसलिए अभी याद सारे करने हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, पर्वतीय जो शीतोष्ण वन है वो कहाँ से? 1800 से 2700 मीटर होंगे, और अल्पाइन तो वैसे भी ऊपर होते तो कहाँ होगी? 3000 से 3600 मीटर के आसपास। तो आंसर क्या हो गया आपका? डी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि वर्ष 2001 में हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जाड़ी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कब हुई थी भाई? देखो अब ये याद रखो आप, हिमालयन जो पर्यावरण जड़ी बूटी संस्थान है, ठीक है, तो ये इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना की गई द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी द्वारा। ठीक है, तो 13 का आंसर क्या हो गया हमारा? बी आंसर हो गया, द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी द्वारा। क्या? हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी एवं एग्रो संस्थान। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? जाड़ी। कभी पूछिए, अगर ये नहीं आया लिखा हुआ जाड़ी आ गया कि जाड़ी की स्थापना कब हुई थी भाई? 2001 में हुई थी। किसने करी थी? द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी ने करी थी। तो ये याद करते हुए चलना। निम्न में से कौन सा विकल्प ऊंचाई के क्रम में बढ़ते हुए वनों का सही क्रम है?
अब देखना है कि सबसे ऊंचाई में कौन सा मिलेगा, पूछ रहा है ना, ऊंचाई के क्रम में बढ़ते हुए, मतलब यहाँ कौन सा मिलेगा, यहाँ कौन सा, यहाँ कौन सा, यहाँ कौन सा, यहाँ कौन सा, इस तरीके से ये बोल रहा है। क्या चीड़ आपको सबसे लास्ट में मिलेगा? ये तो मिल ही नहीं सकता, तो आपको 14 का तो सीधे सीधे आपका ये आपका गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद आप देखो कि आपको सबसे पहले क्या मिल रहा है। सबसे पहले हमें क्या मिलता है शिवालिक वाले रेंज में? सागौन मिलता है ना। उसके बाद देखा होगा आपने कि फिर कोणधारी वन में चीड़ मिलता है, ये भी सही है। ठीक है, इसके साथ देखो सागौन और साल एक साथ ही होते हैं, सागौन और साल तो एक साथ होते हैं। उसके बाद आपका चीड़ होगा ही होगा। भोजपत्र सबसे लास्ट होता है, बिल्कुल ठीक बात है। चीड़ के बाद ही देवदार होगा आपका लघु हिमालय और आपका ग्रेट हिमालय के बीच में। तो हम आंसर तक पहुंच गए हैं। देखो सागौन के बाद वैसे चीड़ आएगा, ठीक है, पर सागौन के साथ अगर साल है तो ये दोनों पहले हो जाएंगे। तो आंसर क्या होगा आपका? ए होगा कि सागौन, साल, चीड़, देवदार और भोजपत्र। ठीक, नेक्स्ट हमारा भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है? अब क्या है ये? वन चिकित्सा केंद्र है। क्या है? अब देखो कुछ चीजें नोट करते हुए चलनी है आपको। वन चिकित्सा केंद्र, ठीक, वन चिकित्सा केंद्र मुख्य विशेषता क्या है कि भारत का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है? भारत का पहला है, राइट। अब है कहाँ भाई? तो ये उत्तराखंड में है। दो चीज अलग अलग जगह से पूछा जा सकता है। देखो उत्तराखंड में है, अब उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड में कहाँ है आपका? तो ये है आपका रानीखेत में है, रानीखेत में है। अब रानीखेत किस डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका? तो ये कहाँ आता है आपका? अल्मोड़ा में आता है। तो ये क्या हो गया आपका? अल्मोड़ा। तो आंसर आपको देखो याद क्या करना है, 3 आंसर आपको याद करने हैं। देखो कहाँ आता है? अल्मोड़ा में आता है। अल्मोड़ा के कौन से क्षेत्र में है? रानीखेत में है। ठीक है, कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो इस तरीके से देखो वन चिकित्सा केंद्र पहला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका? इसका आंसर होना चाहिए आपका उत्तराखंड, रानीखेत, अल्मोड़ा में है। क्या है? पहला वन चिकित्सा केंद्र है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड में बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? देखो बांज तो पाया जाता है ना, तो बांज की प्रजातियां कितनी हैं? तो बांज की प्रजातियां हैं हमारे जो राज्य में है वो है हमारे पास 5 प्रजातियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड में कत्था किससे प्राप्त होता है? तो कत्था चीड़ से होता है क्या? नहीं, चीड़ से तो लीसा प्राप्त होता है। बांज के वृक्ष से प्राप्त होता है? नहीं, किससे होता है? खैर के वृक्ष से आपका कत्था प्राप्त किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि सुमेलित करना है। एक जगह वृक्ष दिए गए हैं, दूसरी जगह इसके उपयोग दिया गया है। देखो चीड़ से क्या निकलता है? देखो चीड़ से निकलेगा आपका तारपीन का तेल निकलता है और लीसा निकलता है, बिल्कुल ठीक बात है। खैर से कत्था निकलता है। वीलो से क्रिकेट के बैट बनते हैं हमारे। रिंगाल से हस्तशिल्प कला के रिंगाल से हम टोकरी बनाते हैं। रियाल से हम कंडी बनाते हैं, जिसको हम जिससे गोबर वगैरह ले जाने के लिए जो महिलाएं यूज़ करती हैं, तो रिंगाल से ही बनता है। सुप्पा बनता है हमारा, जिससे हम दाल चावल वगैरह छानते हैं। तो ये सब चीज़ें आ गई आपके। देखो तो इसका आंसर होना चाहिए 1 2 3 4। तो हम आंसर तक पहुँच गए हैं कि इसका आंसर होगा आपका 1 2 3 और 4। तो वो हो गया हमारा आंसर डी। ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ सी में भी देखो 1 2 3 4 दिया गया, तो ये भी आपका सही हो गया। सी और डी सेम आपके ऑप्शन है, तो सी या डी। ठीक, नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस पौधे को एनीमिया रोगनाशक कहा जाता है? एनीमिया बीमारी है ना, खून की कमी हो जाती है जिसमें, तो वो किसका मतलब एक ऐसा पौधा है या एक ऐसी वनस्पति है हमारे राज्य में जिसे बोला भी जाता है कि एनीमिया रोगनाशक, की जो एनीमिया अगर रोग है किसी को तो उसका नाश हो सकता है, उसको वो रोग खत्म हो सकता है। तो वो है हमारा किलमोड़ा को बोलते हैं कि नहीं, अमेस नहीं, लेंगड़े नहीं, ये तो सब्जी होती होगी आपने देखा होगा। तो ये बोलते हैं हम कंडाली, जिसको बिच्छू घास भी बोलते हैं ना, उससे क्या होता है एनीमिया रोग को कम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किस पेड़ की कोमल शाखाओं को शैम्पू बनाने हेतु प्रयोग में लिया जाता है? देखो आपने देखा होगा अपने घर गांव में, अगर आप पूछोगे तो पहले के लोग कौन सा शैम्पू यूज करते थे? अपना प्राकृतिक शैम्पू यूज करते थे। तो वो बनता था आपका, देखना आप कि जो बांस से बनेगा क्या? नहीं, ये बनता था भीमल से। जो भीमल का पेड़ होता है ना, आप उसको अगर देखोगे तो उससे क्या होता है, एक ऐसे ही चिपचिपा पदार्थ निकलता है। अगर आप उसमें पानी डालोगे तो उससे पूरा झाग बनता है। तो वो हमारा क्या हो गया? शैम्पू बनाने हेतु प्रयोग लिया जाता है। तो ये हो गया हमारा भीमल। बुरांस देखो, बुरांस तो हो नहीं सकता और देवदार भी हो नहीं सकता। ठीक है, तो क्या है आंसर आपका? भीमल आंसर है। नेक्स्ट हमारा धुनेर नामक पौधा किस रोग के इलाज में प्रमुख है? अब जो धुनेर है, तो ये क्यों है भाई? ये जड़, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पौधा होता है, जिससे कैंसर का रोग के इलाज में कारगर सिद्ध हुआ है आज तक। ठीक है ना, तो ये हमारी आयुर्वेदिक दवाई भी होती है धुनेर नामक का पौधा। ठीक है, तो किसके लिए है? कैंसर के इलाज के लिए प्रमुख है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी जड़ी बूटियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं? देखो बेलाडोना पाया जाता है,
भैकौल पाया जाता है, घिंघारू पाया जाता है। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जड़ी बूटियाँ कौन कौन सी हैं, अभी पूछा जा सकता है आपसे कि कौन कौन सी जड़ियाँ बूटियाँ पाई जाती हैं। तो हमारे पास क्या है, बेलाडोना है, भैकल है और घिंघारू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झूला वनस्पति जड़ी बूटी किस देश को निर्यात की जाती है। अब जो झूला वनस्पति है तो ये भी एक जड़ी बूटी है। तो कि कौन से देश को है, देखो यूरोप में इसकी बहुत मांग है। अब यूरोप का देश कौन सा है इसमें, देखो चीन है क्या, नहीं। अमेरिका है क्या, नहीं। जापान है क्या, नहीं। तो क्या क्या है, फ्रांस है। तो क्या आंसर हो गया आपका, फ्रांस। तो जो झूला वनस्पति है ये जड़ी बूटी है और किस देश को निर्यात की जाती है, फ्रांस को की जाती है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा, देखो उत्तराखंड में बायोडीजल बनाने के लिए किसकी खेती की जाती है। देखो अब किसकी खेती की जाती है, ये आज लगभग 2019-20 में जब बायोडीजल बनाने के लिए उत्तराखंड में पेट्रोलियम संस्थान ने बहुत बड़ा योगदान दिया और उन्होंने एक जिसको बोलते हैं ना रतन जोत बोलता है, एक पौधा होता है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जेट्रोफा। तो उसकी खेती की जाती है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, जेट्रोफा। सी आंसर इसका हो जाएगा कि जो जेट्रोफा है उसकी खेती की जाती है किसके लिए, बायोडीजल बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि उपोष्ण कटिबंधीय वन जो 750 से 1200 मीटर तक की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इन वनों में साल, बांस, सागौन जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है, देखो उपोष्ण कटिबंधीय में देखो हमने बोला था ना, साल, सागौन ये सब पाए जाते हैं, बांस भी पाया जाता है और आपका ये सारे के सारे जितने इसमें दिए गए हैं ये सब के सब वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा वाला क्षेत्र हो गया, शिवालिक वाला रेंज हो गई। बारिश यहाँ ज़्यादा होती है, तो बारिश जहाँ ज़्यादा होगी, देखो साल, बांस, सागौन इन्हें लगभग लगभग ये सदाबहार में ही आ जाते हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया कि एक कथन जो ए सही है और कारण ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, हमारा आंसर है इसका कि दोनों कथन सही हैं और कारण है वो आपके कथन की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो 25 का आपका हो जाएगा ए। ठीक। नेक्स्ट है हमारा, देखो उत्तराखंड में बांज वृक्ष को शिव की जटा भी कहा जाता है। हाँ कहते हैं, तो कहा ही जाता है कि जो बांज का वृक्ष है वो शिव की जटा है। दूसरा है हमारा कि बांज वृक्ष राज्य की नदियों को अपने में समेटे हुए। देखो बांज का जहाँ आपने, अब एक चीज़ बताता हूँ आपको, उत्तराखंड या आपके हिमालयी राज्यों की अगर आप विशेषता देखें कि जिस भी गांव के ऊपर या जहाँ भी गांव आपके कहाँ बसे हैं, जिनके ऊपर आपके बांज के जंगल हैं, तो बांज का जंगल क्या होता है, पानी को एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा करता है। तो यही इसलिए बोलते हैं ना, जितना ज़्यादा पानी वो एब्जॉर्ब करता है वही हमारे लिए क्या है, सदाबहार पानी बना रहता है, नदियों के लिए, किसी गाँव के लिए। इसीलिए पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा पानी की दिक्कत नहीं आती है। जहाँ जहाँ आबादी रहती है उसके आसपास क्या होता है, बांज के जंगल होते हैं। तो बांज वृक्ष राज्य की नदियों को अपने में समेटे हुए हैं, बिल्कुल ठीक बात हो गई। तो क्या हो गया, देखो कथन भी सही है और आपका कारण भी सही है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा आपका, दोनों कथन सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। देखो बांज वृक्ष राज्य की नदियों को अपने में समेटे हुए हैं, इसलिए उत्तराखंड में बांज वृक्ष को शिव की जटा भी कहा जाता है। तो बिल्कुल ठीक है। आज शिव की जटा क्यों कहेंगे भाई, शिव की जटा में ही भागीरथी भी थी ना, तो मतलब ठीक है, एक दूसरे से पूरा कनेक्ट कर रहा है ये। तो इसका आंसर होना चाहिए, दोनों कथन सही हैं और आर जो है वो एक ही व्याख्या कर रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया डी, दोनों कथन सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से राज्य वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। अब जो राज्य वन्य जीव बोर्ड है ना, इसके अध्यक्ष कौन होगा, हमेशा राज्यपाल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। राज्य के सचिव तो वैसे भी अध्यक्ष नहीं बनाए जाएंगे बोर्ड के। कौन बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, सदैव से मुख्यमंत्री बनेगा। तो इस समय अगर हम बोलें कि राज्य वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो आप क्या बोलोगे, बेहिचक आप एक चीज बोलोगे कि हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो अभी हमारे क्या है, राज्य वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड की किस वृक्ष प्रजाति को हरा सोना कहा जाता है। अब हरा सोना किसे कहेंगे हम भाई, जो देखो काफल को कह सकते हैं क्या, नहीं। बेड़ू को नहीं, बुरांस को नहीं। ये तो एक समय वाला हुआ है कि एक समय फूल खिल गया, तो उससे चलो अच्छा है कि वो बुरांस का फूल हमारा राजकीय पुष्प भी है, वो सब ठीक है। पर जो बोलेंगे ना कि हरा सोना, मतलब हरा सोना कि हाँ भाई पानी पूरा इकट्ठा कर रखा है, आपका पर्यावरण को बहुत अच्छे से संरक्षित कर रखा है, पूरा आपने बैलेंस बना के रखा हुआ है, तो वो कौन सा हो गया, तो वो होता है हमारा बांज का जो वृक्ष होता है उसे कहते हैं हम हरा सोना। नेक्स्ट है, पिरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है। अब पिरुल देखा होगा आपने, पिरुल क्या शीशम से होगा क्या, नहीं। ठीक है, ये आपका सी हो गया आपका, ए और बी दोनों बिल्कुल नहीं। तो पिरुल किससे होगा आपका, तो पिरुल होता है आपके चीड़ के, जहाँ चीड़ के आपका वृक्ष होंगे वहाँ आपने देखा होगा पिरुल बिल्कुल सूखा सा घास जिसको बोलते हैं, उससे बहुत, एक तो वो
नुकसानदायक इसलिए भी होता है कि जहाँ चीड़ के वृक्ष लगते हैं वहाँ पानी की कमी हो जाती है। दूसरी चीज़, चीड़ के जो पिरूल होते हैं ये इतने सूखे होते हैं कि ये तुरंत आग पकड़ लेते हैं, तो जहाँ वनाग्नि का कारण भी बनते हैं ये पिरूल। ठीक है, इसलिए पिरूल लाओ पैसा कमाओ योजना या अनेक प्रकार की जो योजनाएं हैं ये उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये जो क्या होता है, पिरूल किस पेड़ से प्राप्त होता है, चीड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा, देखो निम्न कथनों पर विचार करना है। बांज वृक्ष शीतोष्ण कटिबंधीय वन का हिस्सा होता है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, बांज का जो वृक्ष है वो शीतोष्ण कटिबंधीय वन ही है। बांज वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान माना जाता है। बिल्कुल कहते हैं भाई, हम हरा सोना बोल रहे हैं, हम शिव की जटाएं बोल रहे हैं, तो क्या है, वरदान ही है। बांज वृक्ष की 5 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती है। देखा था हमने एक क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक बात है। सफेद बांज को हरा सोना कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके चारों हमारे सही हैं। ठीक, आप सीधे आंसर देखो तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसमें ऑप्शन है नहीं तो मैं बता देता हूं आपको कि ये चारों के चारों सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर का कि किस फल का वैज्ञानिक नाम मिरिका एस्कुलेटा है। किसका है, आपका काफल का है। काफल कब होते हैं भाई, मई जून में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत कितनी जड़ी बूटियां प्रतिबंधित हैं। देखो, अब कुछ जड़ी बूटियां प्रतिबंधित भी हैं, ऐसा नहीं कि लोग नुकसान करके ले जाएं। कुछ जड़ी बूटियां प्रतिबंधित हैं कि भाई, तो वो कितनी हैं, 114 जड़ी बूटियां हैं जो प्रतिबंधित की गई हैं। तो क्या है आपका 114, इसका आंसर हो जाएगा किसमें, उत्तराखंड वन प्रबंधन अधिनियम कब आया था, तो 1982 में। ठीक है, उत्तराखंड में जो वन प्रबंधन अधिनियम आया है वो 1982 में आया था। तो उसके तहत जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र था उसमें 114 जो जड़ी बूटियां हैं उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले औषधीय वृक्ष ब्राह्मी के विषय में निम्न कथनों में से असत्य कथन है। देखो, ब्राह्मी कब यूज किया जाता है, देखो आपने देखा होगा कि ब्राह्मी के लिए देखो याददाश्त बढ़ाने के लिए होता है, ये उत्तराखंड में होता ही है। यह बहुवर्षीय साग है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है ये कि ये बहुवर्षीय जो साग मतलब पेड़ है ये। इससे उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले वन वृक्षों में सर्वाधिक आय होती है। देखो, ऐसा नहीं है, सर्वाधिक आय तो इससे होगी भी नहीं। सर्वाधिक आय किससे होगी आपकी, जो अन्य है जैसे शीशम हो गया, सागौन हो गया आपका, इनसे होगी, इससे फर्नीचर वगैरह वगैरह बनते हैं। तो और ये ब्राह्मी इतना ज़्यादा भी नहीं होता है कि इससे राज्य की आय हो। तो ये इसका आंसर ये गलत होना है। इसे बुद्धिवर्धक माना जाता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। यह हरिद्वार में बहुतायत में मिलता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका आंसर, ये बी है कि मुख्य आय का स्रोत ये वाला वृक्ष नहीं है। ठीक, तो क्या पूछ रहा था, असत्य पूछा था, तो असत्य क्या है, बी है। नेक्स्ट, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। भाई देखो, अभी आपको बताया था खैर की लकड़ी। ठीक, तो कत्था बनता है जिससे। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं। अब देखो ये आपको बताया था, पर्वतीय वन तो चलो हैं ही ये, अगर हम उत्तराखंड के परिदृश्य में माने, पर इसके मूल आंसर में हमको पहुंचना है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो ये क्या है आपका, देखो कटिबंधीय क्षेत्र में है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, कटीले वन है क्या ये, नहीं। सदाबहार भी इन्हें नहीं बोला जा सकता है। लगभग मतलब बोलते तो हैं इसे सदाबहार, पर ये भी सेकेंडरी सदाबहार वन है, मतलब आपके प्राथमिक नहीं। तो इनको क्या बोलेंगे, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। देखो, पतझड़ तो इन पे आता ही आता है, तो इन्हें पूर्ण रूप से सदाबहार भी नहीं कहा जा सकता। तो सागौन और साल क्या है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन है। सिर्फ याद मत करते हुए चलना, समझते हुए चलना। आपने अगर भारत के भूगोल में वनों को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप किसी भी पेड़ के बारे में कभी भी आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसकी स्थिति क्या है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन होता है। अब देखो भाई, वनस्पति में परिवर्तन क्यों होता है आपका, ठीक है, तो ये देखना है आपका कि देखो वर्षा में बदलाव होगा। अगर वर्षा अच्छी नहीं होगी या वर्षा में अच्छी ठीक ठाक होगी, तो वर्षा में बदलाव जब होगा तो वनस्पति में परिवर्तन आता है, बिल्कुल ठीक बात है। तापमान में गिरावट अगर है, हाँ कहीं बर्फ पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा है, कहाँ के, तो इस पे बिल्कुल ये भी ठीक है। मिट्टी का अनुपजाऊ, अगर मिट्टी अनुपजाऊ होगी तो वृक्ष पनपेगा नहीं, तो वहाँ क्या हो सकता है, आपका बंजर पड़ सकता है। वो कई जंगल आपने देखे होंगे कि बंजर भी पड़ते चले गए। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। तेज हवा, देखो तेज हवा यहाँ उतनी हवाएं चलती हैं नहीं, पर्वतीय क्षेत्र है, उतनी हवा नहीं चलती है। थोड़ा बहुत जो पर्वत समीर चलती है, घाटी समीर चलती है, उसके अलावा ज़्यादातर नहीं चलती हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसको हटा दो आप, तेज हवा को हटा दो। ठीक है, तो क्या है आपका, और तेज हवा से ज़्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है। तो 1 सही हो गया, 2 सही हो गया, 3 सही हो गया। तो इसका आंसर होना चाहिए हमारे पास 1, 2 और 3। ठीक, तो ये आंसर हो गया आपका हमारा ए। नेक्स्ट हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन को ए है तथा दूसरा कारण दिया गया है। ठीक है, हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घनी वनस्पति का आवरण है।
अब क्या बोल रहा है ये कि उत्तरी ढलानों पर क्या आपको लगता है कि जो मध्य हिमालय है आपका और जो हमारा महान हिमालय है, यहाँ बहुत ज़्यादा घने वन है? नहीं है ना, यहाँ तो अगर हम देखेंगे कि वहाँ तो बर्फ़ ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है? तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया भाई, ये तो गलत बोल रहा है। उत्तरी ढलानों में नहीं, दक्षिणी ढलानों में तो है। देखो शिवालिक की जो आपकी रेंज है, यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा होने से घने जंगल ज़्यादा हैं, ठीक है? तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया आपका। फिर ये क्या बोला है, दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। ये तो बिल्कुल ठीक है, यही मैं बोल भी रहा हूँ आपको कि जब बारिश ज़्यादा होती है तभी तो दक्षिणी ढलानों पर वृक्ष ज़्यादा हैं। तो इसका कारण तो सही है। तो क्या हो गया आपका, कथन गलत हो गया। देखो इसमें हो गया आपका कि ए कथन क्या है, गलत है, और आर क्या है, सही है। जो कारण है ये सही है, ठीक। तो ये हमने देखे आज इसके आपके पूरा का पूरा हमने जो उत्तराखंड में वन के क्षेत्र देखे और उसकी आपकी वो देख ली हमने, विशेषताएं देख ली हैं। तो इसके आगे का जो चैप्टर है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है हमारा कि उत्तराखंड में प्रमुख औषधियाँ और उत्तराखंड की 18वीं वन रिपोर्ट। तो इसे हम एक साथ करेंगे। आज ही अगर मैं इस वीडियो में बनाता तो ये ज़रा कन्फ्यूजन वाला वीडियो बन जाता। तो आप पहले इसको तैयार करें, इसके बाद जब आपका ये तैयार हो जाएगा तब हम इसमें आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो हम इसमें प्रमुख औषधियाँ देखेंगे और उसके बाद वन रिपोर्ट देखेंगे जो उत्तराखंड की 18वीं वन रिपोर्ट आई थी 2023 में। तो तब तक आप इसे अच्छे से रिवीजन करते रहें और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।